हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है जल। तो आज हम जल के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यह जल की वीडियो का पार्ट 1 है, यानी कि आज हम जल की वीडियो में केवल जल के बारे में पढ़ेंगे और उसके भौतिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम उसके रासायनिक तथा अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम भौतिक महत्व तथा जल के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जल के डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जल की डेफिनेशन में कहा गया है कि ऑक्सीजन के बाद शरीर की दूसरी प्राथमिक आवश्यकता जल है। तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर हमें हमारा जीवन जीना है, यानी कि अगर हमारे जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो हमें आसानी से या अच्छे तरीके से अपना जीवन जीना है, तो जल के बिना यह संभव नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन के बाद जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वह जल ही है। विदाउट जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल का जीवन के लिए पोषण का महत्व एक जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक रूबनर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। यानी कि एक जर्मन जो शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रूबनर। उन्होंने जल की डेफिनेशन दी है कि भूखा जंतु उस समय तक जीवित रह सकता है जब तक उसके शरीर में समस्त ग्लाइकोजन और वसा व शरीर के प्रोटीन के आधे भाग तक नहीं क्षति हो जाते हैं। यानी कि कह रहे हैं, रूबनर जी कह रहे हैं कि जो आदमी भूखा रहता है वह तब तक जीवित रहता है जब तक कि उसके शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है, वसा होता है, या शरीर के जो प्रोटीन होते हैं वह खत्म नहीं हो जाते हैं। तब तक एक भूखा जंतु या एक भूखा व्यक्ति जीवित रहता है। परंतु शरीर से 20% जल की भी क्षति हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप जान ही सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे शरीर से जल का 20% भी क्षति हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जल का जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूबनर अपनी डेफिनेशन से कहना चाहते हैं कि जो भूखा आदमी होता है वह लंबे समय तक जी सकता है, लेकिन जो आदमी प्यासा होता है, यानी कि उसके शरीर से 20% जल की क्षति हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु जल्द हो जाती है। रूबनर कह रहे हैं मानव शरीर के कुल वजन का 55 से 70% जल का होता है। यानी कि जितना आपका वजन है, आपके 55 से 70% उसका जो भाग है आपके वजन का, वह जल का होता है। तो यदि मान लीजिए कि आपके शरीर का भार 50 किलोग्राम है, तो उन 50 किलोग्राम में से 55 से 70% निकाल दीजिए। जितना आएगा आपका जो उतना ही जल का भार होता है आपके शरीर में। तो अगर आपको अपने शरीर का जल का भार निकालना है तो आपको अपना पहला शरीर का भार नापना होगा, यानी कि आपके शरीर का भार किलोग्राम में नापना होगा। जितना आएगा उतने का आप 55 से 70% निकाल लीजिएगा, उतना ही जल का भाग होता है आपके शरीर में। शरीर के मुलायम ऊतकों में जल की मात्रा 70 से 80% तक होती है। तो अब बात आती है कि ऊतक क्या होते हैं। तो आपके शरीर में जो कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो जो आपके शरीर में कोशिकाओं का समूह होता है उसमें जल की मात्रा 70% से 80% तक होती है। और हड्डियों में जल का कितना भाग होता है? तो हड्डियों में लगभग 20% तक उपस्थित होता है जल। शैशवावस्था में वयस्कों की अपेक्षा शरीर में जल की प्रतिशत अधिक रहता है एवं वृद्धावस्था में आयु के साथ साथ घटकर कम हो जाता है। यानी कि जब आप शैशवावस्था में होते हैं तो वयस्क, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनके जितना शरीर में जल होता है उससे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी और आप वृद्धावस्था में आते जाएंगे, तो उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर में जल का भाग घटता जाएगा। शरीर में जल की मात्रा 10 से 20% कम हो जाने पर अस्वस्थर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्वस्थर यानी कि जब शरीर में 10 से 20% शरीर का जल का भाग कम हो जाता है तो व्यक्ति बीमार होने लगता है, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। अब बात करते हैं कि शरीर में जो जल का वितरण है वह कैसे कितना प्रतिशत होता है। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, ऊतक कोषों के अंदर उपस्थित अंतरकोशीय जल 50% होता है। अंतरकोशीय जल का मतलब होता है इंट्रासेलुलर वाटर, यानी कि जो सेल्स के अंदर जो वाटर होता है उसको कहते हैं अंतरकोशीय जल।
और वह कितने परसेंट होता है, तो 50% होता है। पॉइंट नंबर 2 है ऊतक कोषों के बाहर उपस्थित बहिर्कोशीय जल कितना होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जल कितना होता है, तो बहिर्कोशीय जल 20% होता है हमारा। बहिर्कोशीय जल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रक्त प्लाज्मा, दूसरा है ऊतकों के बीच स्थानों में भरा हुआ जल, और तीसरा है जो आंखों के एंटीरियर चैम्बर में पाया जाता है। तो रक्त प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है, तो रक्त प्लाज्मा में लगभग 4% जल की मात्रा पाई जाती है। ऊतकों के बीच के स्थानों में भरा हुआ जल कितना होता है, तो ऊतकों के बीच यानी कि इंटरस्टिशियल वाटर जो होता है हमारे शरीर में वह लगभग 9% पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो बहिर्कोशीय जल सेरिब्रोस्पाइनल द्रव यानी कि एक्वियस ह्यूमर जो आँखों के एंटीरियर चैम्बर में पाया जाता है उसमें भी होता है। एक सामान्य व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है, मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल देके कि अगर आपका 50 किलो वजन है तो 55 से 70% निकाल दीजिए, उतना % आपके शरीर में जल का वो होता है, वजन होता है। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है उसको शरीर में लगभग 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है उसको उसके शरीर में जो जल की मात्रा होती है वह लगभग 36 लीटर होती है। तो आप भी अपने शरीर में जल की मात्रा को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए आपके शरीर का जो भार है वह 55 किलोग्राम है, तो आप अपने 55 किलोग्राम में से 70% माइनस कर दीजिए, उतना ही आपका आएगा शरीर में जल की मात्रा। 70% माइनस कर सकते हैं, 60% भी माइनस कर सकते हैं। लगभग 70 से 60 आप माइनस करेंगे तो आपके शरीर में जल की मात्रा निकल कर आ जाएगी और आप जान सकेंगे कि आपके शरीर में कितनी जल की मात्रा है, कितना लीटर जल आपके शरीर में है। जल के गुण एवं कार्य, जल के भौतिक गुण हम जानेंगे। तो क्या होता है, जो शुद्ध जल होता है वह स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है एवं गंधहीन द्रव होता है। जल एक द्रव चीज़ है और वह एक स्वादहीन होता है, यानी कि जल को पीने से हमें कोई भी स्वाद नहीं आता है। जल में कोई रंग नहीं होता है, वह रंगहीन होता है तथा उसमें कोई महक नहीं होती है, इसलिए वह गंधहीन होता है। तो आप जल को सूंघेंगे तो आपको कोई महक नहीं आएगी, एकदम न्यूट्रल रहेगा, तो इसलिए वह गंधहीन द्रव होता है। इसका हिमांक यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। यह हर तापक्रम पर वाष्पीकृत होता है, यानी कि इसका वेपोराइजेशन होता है वह जो हर टेम्परेचर पर हो जाता है। इसका जो वेपोराइजेशन होता है वह हर टेम्परेचर पर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जल कोषों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत एक घोलक यानी कि सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। जो जल होता है वह सॉल्वेंट के रूप में भी काम करता है। जल के माध्यम से ही अनेक तरह की भोज्य तत्व एवं घुलकर कोषों तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को जल में उबालते हैं तो उसमें का जो पोषक तत्व होता है वह जल में घुल जाता है तथा जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो जल के माध्यम से ही वह हमारे सेल्स में जाता है जो पोषक तत्व होता है। चयापचय के पश्चात व्यर्थ पदार्थ पानी में घुलकर निष्कासित हो जाते हैं। जब हम किसी भी भोजन को करते हैं उसके बाद उसके पाचन के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वह पानी में घुल जाते हैं जो हमारे शरीर में होता है तथा वह निष्कासित भी हो जाते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। पानी में घुलनशील अवस्था में ही प्रत्येक भोज्य घटक चयापचय प्रक्रिया में पाचन संस्थान से अभिशोषित होकर शरीर में ऊतकों तक पहुंचा दिए जाते हैं। जो जब शरीर में चयापचय की क्रिया चलती रहती है तो उसमें जो घुलनशील अवस्था होती है, घुलनशील पदार्थ होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह जल में घुलकर हमारी ऊतकों तक यानी कि कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तीसरा पॉइंट है जल शरीर के समस्त तरल द्रव जैसे रक्त, मूत्र, पसीना, लसिका इत्यादि का प्रमुख घटक है। इन द्रवों एवं कोशिकाओं में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं जल की घुलनशीलता के गुण पर निर्भर करती हैं। यानी कि जो रक्त, पसीना, लसिका, मूत्र इत्यादि की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह जल पर ही निर्भर करती हैं। चौथा पॉइंट है रक्त में जल 90% पाया जाता है। यानी कि जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है, उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो 90% होती है। या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि जल की मात्रा रक्त में कितनी प्रतिशत होती है। तो आपको याद रखना है कि रक्त में जल की मात्रा 90% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 फेफड़ों तक पहुंचाना एवं फेफड़ों से ऑक्सीजन O2 हृदय तक पहुंचाने का कार्य जल करता है। यानी कि हमारे हृदय तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हमारे हृदय तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य जल का है। मूत्र में जल की मात्रा 97% होती है, कुछ प्रतिशत यूरिया पाई जाती है। मूत्र में जल की प्रतिशत कितनी होती है, तो 97% होती है। यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
शरीर के चयापचय के पश्चात सभी वर्ज्य पदार्थ पानी में घुलनशील अवस्था में गुर्दे से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो चयापचय के बाद यानी कि पाचन क्रिया के बाद जो वर्ज्य पदार्थ यानी कि जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वह पानी में घुलकर मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जल मूत्र की मात्रा एवं संगठन नियमित कर शरीर स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो जो जल होता है वह यूरिन की मात्रा को एकदम नियमित रखता है तथा संगठित रखता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 5वां पॉइंट है, शरीर के समस्त ऊतकों में कोशिकाओं में जल की अधिक मात्रा के रहने से स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा बना रहता है। ऊतक जो कोशिकाओं का समूह होता है उसमें जल की अधिक मात्रा रहने से हमारे स्वास्थ्य का जो स्तर होता है ऊंचा बना रहता है, यानी कि हमारे ऊतकों में जो जल होता है वह अधिक से अधिक मात्रा में रहता है और इसी के कारण हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ बना रहता है। पॉइंट 6 है हमारा, जल शरीर का तापमान नियमित एवं नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तो जो जल होता है उसका कार्य हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित रखना होता है। श्वसन एवं पसीने के द्वारा जल शरीर के बाहर शरीर की उष्णता को नियमित करता है, यानी कि जब हमारे शरीर में बुखार हो जाता है तो जो हमारा पसीना होता है वह जो जल के माध्यम से ही होता है, पसीना तथा पसीने के माध्यम से बुखार जो है हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। वातावरण का तापमान अधिक होने पर पसीने के रूप में पानी शरीर की उष्णता को कम करता है, यानी कि जब वातावरण में गर्मी होती है हमारे शरीर को गर्मी लगती है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो जो पसीना निकलता है वह हमारे शरीर से उष्णता यानी कि गर्मी को निकालने के लिए होता है। और वह पसीना किसके द्वारा निकलता है, तो पसीना जल के द्वारा निकलता है। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा कम रहेगी तो हमारे शरीर से पसीना कम निकलेगा, पसीना कम निकलेगा तो उष्णता कम निकलेगी, अगर उष्णता कम निकलेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे शरीर को कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। तो जल का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन के लिए, जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल को कृपया वेस्ट ना करें, जल का जितना सदुपयोग हो सके सदुपयोग करें, जल को बचाने में सहायता करें लोगों की। तथा यही है जल के भौतिक गुण और जल की डिफिनीशन हमने अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 की वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं जल्द ही पार्ट 2 को अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।